नमस्कार दोस्तों कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला एक ऐसा प्रेमी जिनके प्यार को देख करके लोग मिसालें दिया करते थे, लेकिन शायद किसी कारण से दोनों अलग हो जाते हैं और ठीक 19 साल के बाद दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन 19 साल बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तब तक दोनों की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन इस मुलाकात का अंत इतना भयानक होगा शायद सोचा नहीं था। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर, और इसी जबलपुर जिले का एक थाना पड़ता है चरगावा। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 12 जनवरी की सुबह के करीब 10 से 11 बजे के आसपास की। दरअसल इसी चरगावा थाने के एक पुलिस ऑफिसर जो एक पुराने फाइल को देख रहे थे, तभी उनके नंबर पे कॉल आता है। जब वो कॉल उठाते हैं तो कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम राजा राम है और मैं घोरी गांव का सरपंच हूँ। दरअसल घोगरी का कैनाल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है, आप जल्दी से वहां पहुंच जाइए। राजा राम जैसे इस तरह की बात कहता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घोगरी गाँव के कैनाल पे जाती है और उस लाश को नदी से बाहर निकालती है, उस कैनाल से बाहर निकालती है। पुलिस वाले जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति की जो उम्र होगी वो करीब करीब 40 से 45 साल के आसपास की थी। दरअसल उसके गले पे एक छोटा सा निशान भी दिखाई पड़ रहा था, जिससे देख करके इसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस व्यक्ति की बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। हालांकि उस पुलिस उस लाश के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस लाश का पहचान भी नहीं कर पाता। इसीलिए पुलिस प्रशासन अब उस लाश की पहचान कराने के लिए एक फोटो खींच करके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही करीब 2-3 घंटे का समय बीतता है, आखिरकार इसी सोशल मीडिया की वजह से उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, जिसका नाम होता है संदीप वोवर। संदीप जो कि गोरखपुर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी का गांव का रहने वाला होता है। इधर संदीप के परिवार वालों को जैसे इस तरह की खबर लगती है, सबके सब घटनास्थल पे पहुंचते हैं और उस लाश को देख करके पहचान कर लेते हैं। पुलिस जब संदीप के छोटे भाई राजेश से पूछताछ करती है तो राजेश पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरा भाई ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन उनकी पत्नी कुछ साल पहले ही उन्हें छोड़ करके जा चुकी है। दरअसल संदीप एक नंबर का नशेड़ी इंसान होता, कोई काम धंधा नहीं करता और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता था। 9 जनवरी को करीब शाम के 6 बजे के आसपास घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं लौटा। जब हमने उसके नंबर पे फ़ोन किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। हमने अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ भी पूछताछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी संदीप का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। राजेश जब सारी बातें पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी बताता है तो पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर राजेश के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इसके स्केच की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस स्केच की तफ्तीश करते हुए सबसे पहले जो है संदीप का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो पता चलता है कि 9 जनवरी के शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास संदीप ने एक आखिरी नंबर पे कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी लक्ष्मी शिवहारी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। लक्ष्मी जो कि हाथीदल कॉलोनी की रहने वाली होती है। आज पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस लक्ष्मी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है और फिर लक्ष्मी से संदीप के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन लक्ष्मी संदीप को पहचानने से ही इनकार कर देती है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं अब लक्ष्मी के ऊपर ही शक हो जाता है। और इसी शक के आधार पर पुलिस अब लक्ष्मी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर चली जाती है और फिर लक्ष्मी से संदीप की हत्या के बारे में सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार लक्ष्मी मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन लक्ष्मी जब इस पूरे हत्याकांड की कहानी बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद लक्ष्मी के पति शरद को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। लक्ष्मी जो मूल रूप से जबलपुर के गुप्तेश्वर इलाके के रहने वाली होती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। लक्ष्मी अपने ही इलाके से कॉलेज में जब पढ़ाई करती है, इसी पढ़ाई के दौरान कॉलेज में ही लक्ष्मी की मुलाकात संदीप से हो जाती है। और कॉलेज में जब संदीप और लक्ष्मी की जब मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि लक्ष्मी और संदीप के बीच जो प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों खुलम खुला जहाँ तहाँ घूमते फिरते भी हैं। इन दोनों को प्यार को देख करके पूरे कॉलेज के भीतर चर्चा का विषय भी बन जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी ये लोग कर लेते हैं।
लेकिन इस बात की जानकारी लक्ष्मी के साथ साथ संदीप के घर परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और संदीप के जाति बिरादरी दोनों की अलग थी। चाह करके भी दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इधर लक्ष्मी के परिवार वालों को जब ये बात पता चलता है कि लक्ष्मी का प्रेम प्रसंग संदीप के साथ में चल रहा है, लक्ष्मी के परिवार वाले उसकी पढ़ाई को छुड़वा देते हैं और आनंद फानंद में उसका रिश्ता शरद से तय कर देते हैं। शरद जो कि जिला सिडनी के घुंघई लेकर के रहने वाला होता है, शरद जो कि ठेकेदारी का काम करता है। इसीलिए साल 2006 में लक्ष्मी की शादी शरद से हो जाती है और शादी के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन संदीप लक्ष्मी को कभी भूल ही नहीं पाता है। लेकिन चाह करके भी लक्ष्मी से वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन संदीप लक्ष्मी के प्यार में इस प्रकार से तब तक डूब गया था कि उसकी जुदाई को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और अक्सर शराब पीने लगता है। और जब शराब पीने लगता है, जब शराब की आदी हो जाता है, तो शराब के नशे में ही इधर संदीप के परिवार वाले जब उसकी हालत को देखते हैं तो आखिरकार संदीप की भी शादी कर देते हैं। संदीप शादी करके पत्नी को अपने घर तो लेकर के आता है, लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मी को कभी भूल ही नहीं पाता। हालांकि शादी के करीब 2 वर्ष के बाद संदीप की पत्नी जब देखती है कि उसका पति सही रास्ते पे नहीं आने वाला, आखिरकार संदीप की पत्नी तंग आकर के उसको छोड़ करके चली जाती है। संदीप की पत्नी भले उसे छोड़ करके चली जाती है, लेकिन इससे संदीप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके यूं ही समय बीतने लगता है। इधर लक्ष्मी जब अपने ससुराल में आती है, समय के अनुसार 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है और धीरे धीरे करके करीब करीब 19 वर्ष का समय बीत जाता है। इधर लक्ष्मी जो कि संदीप को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, लेकिन संदीप लक्ष्मी के प्यार में लगभग पागल ही हो चुका था। लेकिन जैसे ही शादी के 19 साल बीत जाता है, इधर लक्ष्मी का पति शरद वहाँ से अपना मकान खाली करके हाथीताल में किराए का रूम ले लेता है और फिर वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। लेकिन हाथीताल कॉलोनी में आकर के जब वो रहने लगता है, इस बात की जानकारी संदीप को पता चल जाता है और एक दिन किसी भी तरीके से मौका निकाल करके लक्ष्मी के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन संदीप जब लक्ष्मी के घर पे पहुंचता है, उस समय शरद अपने घर पे मौजूद नहीं होता है। 19 वर्ष के बाद लक्ष्मी जब अपने सामने संदीप को देखती है तो उसका पुराना प्यार याद आ जाता है। घंटों देर तक बैठ करके दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम लक्ष्मी के दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। हालांकि 19 साल के बाद जब दोनों की मुलाकात होती है, उसके बाद से अब अक्सर संदीप जाकर के लक्ष्मी से मुलाकात करने लगता है। इधर लक्ष्मी जब संदीप की हालत को देखती है, संदीप को समझाते बुझाते हुए कहती है कि आप साथ काफ़ी समय बीत चुका है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारी पत्नी भले ही तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, अगर आ सकती है तो तुम उसे वापस बुला लो, नहीं तो तुम दूसरी शादी कर लो और अपने जीवन बसा लो। लेकिन संदीप लक्ष्मी की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है, बल्कि संदीप जब लक्ष्मी से अब मुलाकात करने के लिए जाता है, अब लक्ष्मी के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हालांकि संदीप जब पहली बार लक्ष्मी से इस तरह की बातें कहता है या सुन करके लक्ष्मी को भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लक्ष्मी संदीप को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन संदीप अपने जिद पे ही अड़ जाता है। कहता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, वरना मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। लक्ष्मी जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, संदीप जब उसका बात ही नहीं मानता है, अब लक्ष्मी को भी डर लगने लगता है कि कहीं संदीप की वजह से उसका परिवार न उजड़ जाए। लक्ष्मी अब संदीप को मना भी करने लगती है कि तुम मेरे घर पे मत आओ, लेकिन संदीप लक्ष्मी की बात ही नहीं मानता है और ज़बरदस्ती उसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है। इधर संदीप भी जब अपने तमाम प्रयास कर लेता है, जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि लक्ष्मी उससे शादी नहीं करने वाली है, आखिरकार संदीप लक्ष्मी को ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल कॉलेज के समय में जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों जब एक साथ घूम फिर रहे थे, संदीप ने उस समय का कुछ फ़ोटो भी खींच करके अपने पास रखा था। संदीप अब उसी फ़ोटो को लक्ष्मी को दिखा करके ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूँगा। जब इस तरह की धमकी देने लगता है, अब लक्ष्मी एकदम से डर जाती है। दरअसल लक्ष्मी अपने घर पे जब रहती है, अक्सर आप संदीप की बातें उसके दिमाग पे घूमने लगता है। लक्ष्मी के दिमाग में अब एक डर बैठ जाता है कि कहीं आज नहीं तो कल संदीप वो फोटो सोशल मीडिया पे न अपलोड कर दे। इसीलिए लक्ष्मी अब अपनी बड़ी बहन के बेटे कपिल राय से बात करती है और उसको अपने घर पे बुला लेती है। कपिल, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 25 वर्ष, जो कि बंदेली नरसिंहपुर का रहने वाला होता है। 7 जनवरी को जब कपिल अपने मौसी के घर पे पहुंचता है, लक्ष्मी संदीप के बारे में सारी बातें कपिल से बता देती है और रोते बिलखते हुए कपिल से कहते हैं कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालो, वरना मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब संदीप की सारी कहानी बताती है,
इसको सुनने के बाद अब कपिल जो है संदीप को हमेशा के लिए इस दुनिया कहीं हटाने से तय कर देता है। हालांकि कपिल जब संदीप को इस दुनिया से हटाने का तय करता है और इस बारे में जब लक्ष्मी से वो बताता है, लक्ष्मी भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। दरअसल कपिल जो कि संदीप को पहले से ही जानता था, रिश्ते में उसे मामा कह करके बुलाता था। कपिल जब संदीप को इस दुनिया से हटाने का तय करता है तो उसे इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है और इसी प्लान के तहत 9 जनवरी को कपिल फिर से अपने मौसी के घर पे जाता है और शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास खुद लक्ष्मी के ही मोबाइल से संदीप के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं कपिल बोल रहा हूँ। दरअसल मैं मौसी के घर पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शाम को बैठ कर के मेरे साथ दोनों शराब की पार्टी कर लेते हैं। इधर संदीप जो शराब की आदी तो पहले से ही था, जैसे ही कपिल शराब पार्टी का ऑफर करता है संदीप को, संदीप उसकी बातों में आ जाता है और करीब 7-8 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाता है और कपिल के बुलाए हुए जगह पे पहुंच जाता है। चौराहे पे जब दोनों की मुलाकातें होती है, कपिल अपने मौसी की जो स्कूटी लेकर के आया था उसी स्कूटी के ऊपर संदीप को पीछे बिठा लेता है और सबसे पहले उसको लेकर के शराब के ठेके पे जाता है। वहाँ से कई शराब के बोतलें खरीदता है और फिर वहाँ से संदीप को लेकर के घुघरी कैनाल पे रात के करीब 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाता है। फिर वहीं पर नहर के किनारे दोनों बैठ कर के काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं, लेकिन कपिल अपने इस प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में संदीप को शराब पिला देता है। संदीप जैसे ही नशे में चूर हो जाता है उसके बाद से नहर के किनारे ही कपिल संदीप के गला दबा करके हत्या कर देता है। संदीप की जब मौत हो जाती है उसके बाद से कपिल संदीप की लाश को उसी नहर के भीतर फेंक देता है और वहाँ से सीधे अपने मौसी के घर पे आ जाता है। कपिल जब अपने मौसी के घर पे पहुँचता है तो सारी घटना के बारे में लक्ष्मी को भी बता देता है। उसके बाद से लक्ष्मी की स्कूटी वहीं पे छोड़ करके कपिल अपने घर वापस चला जाता है। सच में लक्ष्मी जब पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी बताती था, पुलिस लक्ष्मी के कहने पर उसके बहन के बेटे कपिल को भी गिरफ्तार करके लेकर आती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी लक्ष्मी के पति शरद को पता चलता है तो शरद अपनी पत्नी को जवाब देते हुए कहता है कि काश अगर तुमने इस बारे में मुझे एक बार भी कुछ बता दी होती तो शायद तुम्हें आज इस जगह पे नहीं खड़ा होना होता और ना ही कपिल की भी ज़िंदगी बर्बाद होती। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य था कि